यार अपना ये जी आते जाएं भाई, ये काम करना है तो हम जो है वो यार टाइम देंगे तो फिर ही होंगे ये जी तवज्जो रहे। जो बात मैं बता रहा था वो बात आपको मेरा ख्याल है समझ आई होगी ना। ये देखिए ये प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट की समझ आई है ना। वो कहेगा व्हाट इज द मैक्सिमम डिसलेशन पॉसिबल, मैक्सिमम टायर आर लिमिटेड टू ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन, यानी इफ द टायर, तो मैक्सिमम डिसलेशन जो टायर पर लग रहा है पॉसिबल इफ द टायर्स आर, तो वो वही है जो टेंजेंशियल वाला है ना, वो उस तरफ है, ठीक है ना। तो ये जो है उसने, चूंकि उसने 80 दिया, आप चाहे एग्जाम में देख के उसने थोड़ी ना कंफ्यूजन पैदा कर दी है। आप चाहे ये टोटल भी निकाल ले फिर भी कोई फर्क नहीं, लेकिन साहब टेंजेंट तो आपने निकालना ही है ना। तो मैंने तो ये समझा कि टोटल डिसलेशन जो है वो उसको ओवरऑल जो है वो ये है जो कि नॉर्मल की तरफ, चूंकि असल में ना वो स्पीड के अपोजिट ले रहा है तो इस वजह से उसको ना वो ये डिसलेशन उसने 22 लिया है। तो जो उसने कहा है कि टोटल का उसने लफ्ज बोला ही नहीं, वैसे टोटल निकालना हो तो टोटल ये बनता है 25.76 है, तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन बनता है वो -22 फिट है। आपको निकालने का पता होना चाहिए एफ के एन और एफ के टी का मतलब क्या है कि किनेटिक फ्रिक्शन इन द नॉर्मल डायरेक्शन और किनेटिक फ्रिक्शन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। सही हो गया ना। तो ये मैंने ये खुद ही एक डायग्राम पे मैंने इसलिए आपके समझाने के लिए बना दी थी। सही है ना। अगर इनकी साइन में या कोई फर्क है तो फिर भी बता दे मुझे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कार बाहर की तरफ स्लिप होना कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स ही अंदर की तरफ होनी नॉर्मल डायरेक्शन में। और टी में क्या होना है, जब वो ब्रेक लगा रही होगी तो ब्रेक लगानी है तो कार तो आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स होनी है पीछे की तरफ, क्योंकि जिस तरह मूवमेंट हो रही होती है बेशक उसने ब्रेकें लगा दी हैं लेकिन कार जा तो आगे की तरफ रही है ना अभी भी, तो फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगी वो डाउन अपना हो जाएगी बैकवर्ड्स। ओके हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताओ यार, साथ चैट में टाइप भी करते जाया करो। प्रॉब्लम पे आ जाए भला, आगे भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये मैंने जो 63 है फ्लैट बेड ट्रक वाला, ये अभी नहीं मतलब ये किया मैंने, मेरा ख्याल है। तो आगे मैंने जो प्रॉब्लम किया है मैं वो बताता हूँ। 64 भी मैंने अभी नहीं किया, ये आपसे भी नहीं होगी अभी, सही है ना। जो मैंने नहीं किए वो आपसे भला कहाँ हो सकते हैं, सही है। तो आगे मैंने जो प्रॉब्लम किया है वो है 65, ठीक है। ये आ जाए नहीं, मैंने आगे प्रॉब्लम जो मैंने किए हैं वो आप अच्छी तरह कर लें, जो मैंने मतलब मैं नहीं करता या मेरे से नहीं होते वो आपसे भी नहीं होंगे, सही है ना। मुझे पता है आप लोगों का, सही है ना, आप लोग तो वैसे ही काम नहीं करते। अच्छा जी अब आ जाए जी 65 पे। तो ये आ जाए जी कैलकुलेट द नेसेसरी, या इसको भी मैं उधर एक ही जो है उस पे बनाता हूँ पेज पे, ताकि डायग्राम भी आपको नजर आए और ये सारा कुछ ना, ताकि मैं आपको समझा सकूँ थोड़ा सा। ये आगे जी इसकी वो, और आगे हम चलते हैं जी इसके ऊपर से डायग्राम पकड़ते हैं यहाँ से। ये देखें जी तवज्जो रहे, वो कहता है कैलकुलेट द नेसेसरी रोटेशनल स्पीड एन, कैलकुलेट द रोटेशनल नेसेसरी रोटेशनल स्पीड एन आपने फाइंड करनी है फॉर द एरियल राइड इन एन अम्यूजमेंट पार्क इन ऑर्डर दैट द आर्म्स ऑफ द गंडोलाज विल एज्यूम एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो कहता है थीटा 60 डिग्री पे वो स्टडी हो जाते हैं ना, वो एज्यूम कर लेते हैं थीटा 60 डिग्री पे वो क्या है हो जाते हैं with the vertical, neglect the mass of the arms to which the gondolas are attached and treat each gondolas as a particle। ठीक है ना। ये जो गंडोलास बने हुए ना, ये जो जिनके अंदर वो साफ जरे आपके जो होंगे पैसेंजर्स होंगे इस इनके अंदर, ठीक है। तो ये अम्यूजमेंट पार्क के अंदर ये ऐसे घूम रहा होगा वर्टिकल के अंदर, तो वो कहता है कि जो 60 डिग्री उन्होंने एंगल एज्यूम कर लिया है, तो उस टाइम आप बताएं कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। लें जी ये असल में डिजाइनिंग के वक्त हो जाते हैं, जब इस वक्त अम्यूजमेंट पार्क में आप डिजाइन करते हैं ना, तो ये सोल्यूशन कैसे किया, तवज्जो रहे तवज्जो। हमने सिर्फ एक राइट वाला जो है वो गंडोला जो है वो लिया है, क्या है जी 3 मीटर इसका जो है वो रेडियस है, ये यहाँ तक सेंटर तक, और ये कितना 10 मीटर है,
और टी एक्सिस परपेंडिकुलर है, तवज्जो है आपकी, टी एक्सिस परपेंडिकुलर है, एन एक्सिस इस तरफ है और वाई अपवर्ड्स है। अब मैंने जल्दी जल्दी तेज तेज बताना है क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हमने किए हैं। आप मुझे बताएं गंडोला तक टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बनता है? 3 मीटर इधर तक है, आर्म तक है, और आगे सेंटर तक कितना हो गया, ये नहीं पार्टिकल तक, ये 10 मीटर ये बन गया, और ये सामने वाला एंगल है 60, तो 10 sin 60 बनता है या नहीं बनता? जल्दी बताएं, साथ चैट में टाइप करते जाएं। 10 + 10 3 + 10 sin 60, तो 11 पॉइंट जो है वो 66 मीटर जो है वो बनता है। 11 पॉइंट जो है वो बन जाता है 66, ठीक है। 11 पॉइंट जो है वो 66 बन जाता है। अब आ जाएं जी इस पे, समेशन ऑफ एफ एन में करते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब आप मुझे एक बात बताइए, गंडोला में जो टेंशन आएगा वो टी आएगा ना ऊपर की तरफ, ये देखिए मैंने इधर बना दिया है। जल्दी भाई क्वेश्चन भी साथ कर लिया करें, ये ना बाद में आप कहें कि सर हमें समझ नहीं आई थी। ये टी आ जाएगा, ये गंडोला का ऊपर आ जाएगा, वेट नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि कितना आ जाएगा? टी sin 60। आप मुझे जल्दी बताएं कि ये एंगल 30 है, तो वर्टिकल टी भी इसी तरफ है। आपकी जो मर्जी है, आप बेशक जो है वो लेना चाहते हैं तो आप ले लें कि टी को, यार 1 मिनट, मैंने आप लोगों के जो पैसेंजर हैं, अपना ऑडियंस हैं, वो मैंने म्यूट नहीं किए हुए। ओहो शिट, सॉरी सॉरी, ये देखो ना, ये असल में चले, तवज्जो रहे यार, तवज्जो, ठीक है ना। वो सम टाइम हो भी जाता है लेकिन स्टूडेंट अपना चांस मार ही लेते हैं। अच्छा जी, तो क्या बात चल रही थी जी? मैं ये बता रहा था कि रॉ कितना आ जाएगा? 3 + 10 sin 60। ये हमने चलते जाना है, हमने आज थकना नहीं है। तो 3 + 10 sin 60 11.6 आ गया, ये 10 आ गया। अब देखिए मुझे एक बात बताएं, कितना आ गया? टी sin 60 आ गया ना। अब आप टी sin 60 ले लें, cos 30 ले लें, एक ही बात है। आप ये वाला एंगल लेना चाहते हैं, ऊपर वाला लेना चाहते हैं, कोई मसला ही नहीं। तो टी sin 60 आ गया, और ये कितना आ गया? एम वी स्क्वायर बाई रो। तो ये कितना आ जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये देखिए एम आर स्क्वायर, एम छोटा सा लिख दिया, मैं भूल गया था, इस वजह से ये मैंने दोबारा लिख दिया था। अब ऑक्सिलरी डायरेक्शनली समेशन ऑफ एफ वाई, कि वो कैसे ली? तो हमने देखा कि टी cos 60, ये देखें ये क्या बनेगा, जो मकसद है टी का, अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो वो टी बन जाएगा टी sin 30 या टी cos 60, दोनों बराबर होते हैं। तो टी cos 60 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस वेट नीचे की तरफ है, तो यहाँ से टी पता चल गया कि W/cos 60 है। सही है, इक्वेशन 1 और 2 के अंदर पुट कर दिया, तो W/cos 60 और sin 60 ऑलरेडी था, ये देखिए sin 60 ऑलरेडी था, और W/cos 60 पुट किया, एम रॉ वेर ओमेगा स्क्वायर, एम के साथ एम हो गया कैंसल, और ये देख लें जी, यहाँ से हमने ओमेगा निकालना है, तो ये बन गया जी tan 60/3। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम पहले किए हैं, 1.27 रेडियन बन गया, और इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया किस पे? रेवोल्यूशन पर मिनट में 2 पाई पे डिवाइड किया, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11.53 रेवोल्यूशन आ गया। और आप जल्दी आंसर चेक करें 65 का, ये देखें 11.53 एग्जैक्ट आंसर आ गया। एनी क्वेश्चन? जल्दी जल्दी, शाबाश। इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं भाई, हमने चलते जाना है, बहुत सारा काम करना है अभी। कोई क्वेश्चन है? नो, चलते जाएं फिर आगे। आपने ये गंडोला वाला प्रॉब्लम जो है वो कर लिया है। आगे मैंने कौन सा प्रॉब्लम किया है? ये 65 मैंने किया है, आगे जो है वो 68 मैंने किया है, सही है ना। आगे मैंने 66 भी नहीं किया, सही है ना, 67 भी नहीं किया, तो जो मैंने नहीं किया वो आपसे भी नहीं होने। 68 पे आ जाएं। 68 वाला प्रॉब्लम जो मैंने आपको जो दिया, मैं आपको सबको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाकी जिन्होंने किया था उन लोगों ने मुझे सेंड भी किया था, मैं उसको भी जो है वो देखूंगा। तो बहरहाल 68 प्रॉब्लम पे जो है वो आ जाएं जी। ये प्रॉब्लम मैंने आपको वैसे कहा भी था, इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, तवज्जो रहे। ये मैंने किया भी है, ये नहीं मेरा देख, हाँ पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है कि एट द इंस्टेंट अंडर कंसिडरेशन द केबल एट अटैच टू द कार्ट ऑफ मैस M1 इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ऑफ द कार्ट, ठीक है ना। वो क्या है, यानी टेंजेंट है किस पे? इस पर। ये देखें वो कहता है, ये देख ले, कहता है कि इस ये पार्टिकल का पाथ है, इस टाइम इसके ऊपर वो एग्जैक्टली टेंजेंट है, जो कि आपको पता है कि हर वक्त जो है वो सर्कल के ऊपर उसने वो टेंजेंट असल में एग्जैक्ट नहीं रहना, लेकिन इस खास इंस्टेंट में वो कह रहा है कि जो है वो इस टाइम टेंजेंट है, ठीक है ना।
द केबल अटैच द मास्ट इज टेंजेंट एट द इंस्टेंट, ये बात पढ़े ना, एट द इंस्टेंट, वो इस इंस्टेंट पर जो है वो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस जो है कार्ड। if the upward speed of the cylindrical cylinder of mass m2 is v2, ये सिलेंडर के ऊपर की तरफ जो है वो स्पीड कितनी है, वो 1.2 मीटर पर सेकंड है। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ m1, आपने फाइंड क्या करना है, m1 का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड द टेंशन t इन द केबल, और आपने इसमें टेंशन फाइंड करना है। ये एक बात आ गई। अगली बात वो पूछता है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ m2 फॉर विच द m1 रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, वो कहता है इसकी मैक्सिमम स्पीड बताएं v2 की ऊपर की तरफ जिससे वो कॉन्टैक्ट में रहे। चूँकि आपको पता है कॉन्टैक्ट में रहने की कंडीशन आप जानते हैं वो क्या होती है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो मकसद है होना चाहिए, वो अगर वो जीरो हो जाए तो वो कॉन्टैक्ट में ख़त्म हो जाता है, सही है ना, तो ये आपको पता है। यूज द वैल्यूज ऑफ दिस, कैसे किया है, आ जाएंगे सोल्यूशन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ आ जाएं जी। ये देखें हमने दो जो है वो स्टेशनरी सरफेस दो रेफरेंसेस लिए, हमने इस तरफ जो है वो y ले लिया है जो कि वर्टिकल था, और m1 तक हमने s ले लिया, ये हमने रेफरेंस सरफेस ली है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, आई होप आपको समझ आ रही होगी। इस तरह के बड़े प्रॉब्लम हमने किए। ये भी हमारा रेफरेंस है एक, ये एक रेफरेंस है, और ये दूसरा रेफरेंस कौन सा है, वो ये वाला है। ये देखें रेफरेंस याद रखें, हमेशा वो लेना होता है जो स्टेशनरी होता है, कभी भी मूविंग चीज को रेफरेंस आपने नहीं लेना। तो हमने ये दो लाइनें लगा ली हैं, एक ये लगा ली है इसी तरह, मतलब ये इस केबल के परपेंडिकुलर, और दूसरी इस केबल पे परपेंडिकुलर, ये दो रेफरेंसेस बन गए। साथ कोई क्वेश्चन हो तो भाई चैट में टाइप करते जाया करें, मैं साथ देखता जाऊंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप इन चैट, ठीक है। तो ये दो रेफरेंस बन गए। अब इनको किया कैसे है, हमने ये कर दिया कि टोटल केबल लेंथ बनाई, हमने बना दिया कि एस डिस्टेंस, इसका नाम एक्स रख लें या एस रख लें, मैंने पहले एक्स लिखा था फिर एस लिख दिया, एस प्लस 2y, ये देखें कितनी इसके साथ डबल केबल है तो 2y प्लस कांस्टेंट। स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो कुछ गलती ये करते हैं के साथ कांस्टेंट ये मेंशन नहीं करते, वो डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो ये गलत होता है। ये बात सुन लें कि लिखने के लिए आपने साथ कांस्टेंट जो है वो लाजमी लिखना है। जब भी केबल की लेंथ लिखें बेशक वो जीरो हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट वो अलाउ करता है कि टोटल केबल की लेंथ जो पुलिस के अराउंड रैप की होती है या जो कांस्टेंट रहती है उसको जो है ना वो अलाउ करने के लिए, तो फिर डेरिवेटिव लेके बेशक जीरो कर दें। डेरिवेटिव लिया तो v1 किसके बराबर हो जाएगा, v2 के बराबर हो जाए, 2v2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे v1 किसके बराबर हो जाएगा, 2v2, इग्नोरिंग द साइन, हमने साइन को इग्नोर कर दिया, जस्ट मैग्नीट्यूड कंसीडर की है, तवज्जो रहे। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो a1t, अब चूंकि आपको पता है कि एक्चुअली जो एक्सेलेरेशन आना है a1 का, एक तो नॉर्मल होना है ना, जो कि देखो वो इधर स्फेरिकल सरफेस पे है, तो जब वो सर्कुलर सरफेस पे है तो इसका नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी आना है, लेकिन जो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन आया ना वो टेंजेंशियल आया है। तो यानी इसका मतलब हो गया कि हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है a1 के अंदर वो असल में 2a2 के बराबर आ गया ना, क्योंकि v1 तो वेलोसिटी तो होती है टेंजेंट में, लेकिन जो कि एक्सेलेरेशन नॉर्मल भी होता है और टेंजेंट भी होता है, तो हमारा a1 यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो आ गया ना a1, यानी a1 का मतलब है कि मैस m1, तो मैस m1 का जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ गया वो 2a2 आया। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन जो कि उस टाइम पे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है वो डिफरेंट होगा। लिए देखें जी मैंने नीचे डायग्राम बनाई है, ये 2t ऊपर और ये y एन ऊपर पॉजिटिव ले लिया, m2 वेट नीचे है, इधर t देखें ये t मैंने इस तरफ ले लिया, और ये देखिए n नॉर्मल रिएक्शन भी तो होना है ना, वो नॉर्मल रेडियस के अलावा ये n एक्सेस ये बन गया, वेट नीचे की तरफ बन गया, ठीक है ना। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब इस एंगल को मैंने मेरा ख्याल बीटा ले लिया है, सही है। अब बताएं यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ। ये यहाँ तक समझ, ये देखिए टी एक्सेस, आपका टी एक्सेस किस तरफ होना है, बात सुन लें, तवज्जो रहे। ये देखिए मैंने इधर जो है ना वो उस पर ब्राइटनेस ज़्यादा डालने की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो आपको फर्क ना लग गया हो। ये देखिए आपका जो पॉजिटिव टी एक्सेस है वो इस तरफ है, तवज्जो रहे, पॉजिटिव टी इस तरफ है, क्योंकि जिस तरफ जो है वो चीज मूव करती है आपने उस तरफ हमेशा टी पॉजिटिव लेना है। तो ये आपका नेगेटिव टी यानी इधर बन जाएगा, सही है ना। टी तो हमेशा इस तरफ होना है जिस तरफ वो जो कि केबल मैस m1 को जो है वो खींच रहा है, ठीक है।
हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ यार। यार मैं आपको क्वेश्चन कहता हूँ, आप लोग कोई टाइप नहीं कर रहे। चलें जी, आई अज्यूम कि आपको फिर सारा कुछ समझ आ ही रहा है। चलें जी, तो ये आ गया। अब आए जी, न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, भला किस पे? मैस M2 पे लगाया ना, चूंकि हमारी ये मेन मैस थी। तो कैसे लगाया? ये देखिए 2T आपने हमेशा पॉजिटिव उस तरफ करना जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है। ये बात उसूल बना रहे हैं, एग्जाम में भी आ जाए कोई भी प्रॉब्लम तो हमेशा आपने पॉजिटिव डायरेक्शन वो लेनी जिस तरफ इनर्शिया की, यानी आपकी जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव आए। अगर आप जो है वो नीचे आप ले लेंगे तो फिर इस तरफ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर आप गलती कर जाते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जिस तरफ वो मूव कर रहा है ना, इसका मतलब इनर्शिया उधर ही है, तो आप उस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लें। M2 जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आप उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें। अगर वो कह देता, अब प्रॉब्लम मैं एग्जाम में देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि इफ द अपवर्ड स्पीड ऑफ द मैस सिलेंडर मैस इफ मैं कहता हूँ डाउनवर्ड स्पीड ऑफ द मैस M2 इज 1.2, तो आपने क्या यहाँ पे ले लेना, वाई डाउनवर्ड ले लेना पॉजिटिव। फिर आपका ये प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, W2 माइनस जो है वो 2T बन जाएगा। तो ये बस आपने इतना सा ख्याल रखना है। फिर उस टाइम ये T एक्सिस ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये आपको जो है वो एरर फ्री बता दिए, मुश्किल उसमें भी नहीं है। आप बेशक वाई उस टाइम भी पॉजिटिव ले लें ऊपर की तरफ, लेकिन फिर इस साइड पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो फिर वही बात है कि आपके आंसर जो है ना वो गलत आएंगे। सही है, आंसर गलत आएंगे, तवज्जो रहे। तो 2T माइनस जो है वो W2 ये आ जाएगा M2A2। और अब यहाँ पे हमने इसको किया तो ये किसके बराबर हो गया, W इधर आ गया तो M2 प्लस जो है वो A2 आ गया। तो M2A2 असल में ये जो A2 है, हाँ ठीक है, M2 तो वो ही है, सही है। तो ये आ जाएगा A2 प्लस G, ये डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 डैश मैंने लिख लिया इसका नाम, सही है ना, याद है। आगे आ जाएंगे, अब आगे जी FT। अब हमने क्या किया, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस का सम किया, जो इसके लिए मैस M1 के लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में सम किया। तो बताएं किसके बराबर हो जाएगा, W1 साइन बीटा। तवज्जो रहे, ये देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो बीटा दिया हुआ था ये कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री दिया हुआ था ना। तो आप मुझे बताएं कि वेट का रेडियस के साथ भी एंगल यही बनेगा ना, जितना ये बीटा है उतना ही ये बीटा बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये एंगल आपस में होंगे बराबर, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये एंगल जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ आई है या नहीं आई यार, बताओ। ये हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, अब आ जाए जी, ये देखें, ये आ जाएगा साइन बी। तो क्या लिखा है कि W1 साइन बीटा, आप चेक करें ये वाला कंपोनेंट बन जाता है W1 साइन बीटा, पॉजिटिव टी में है और बन जाता है माइनस टी। बस आपने इसमें गलती नहीं कर देनी, यानी टी एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है, सही है ना, टी एक्सिस क्या है, इस तरफ पॉजिटिव है। सर कहता है सर समेशन एफ टी इज इक्वल टू 0 क्यों करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं करते थे। मैंने एफ टी 0 तो नहीं किया यार, कि 0 कर दिया मैंने, नहीं समेशन ऑफ एफ टी 0 कहाँ पे किया, मैंने तो किया ही नहीं इधर। समेशन ऑफ एफ टी 0 किसने कहा है भाई, समेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 क्यों करते हैं, कहीं किया ही नहीं अभी, प्रीवियस में क्वेश्चन में नहीं करते थे। यहाँ पे भाई समेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू M80 किया है, ये देखें, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, W1 साइन बीटा माइनस टी, और इधर क्या हो जाएगा M80। और ये M80 असल में किसके बराबर है, M180 है, आपको मैंने पहले बताया है पीछे, सही है ना। तो ये किसके बराबर है, आपको बताया A1T किसके बराबर है, वो 2A2 के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा M1G साइन बीटा माइनस टी और M1 साइन यानी 2A2 आ गया। ओके, 4 आ गई इक्वेशन। अब हमने अगला काम क्या किया, फिर हमने इसके लिए नॉर्मल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाई है, समेशन ऑफ एफ एन, यानी मैस M1 के लिए हमने नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाई। तो वो क्या बना, जल्दी बताओ यार। W कॉस बीटा बनेगा ना नेगेटिव में, देखो नहीं,
W1 cos बीटा बन जाएगा पॉजिटिव n में और N1 बन जाएगा नेगेटिव, N1 बन जाएगा नेगेटिव। ये देखें W1 cos बीटा और माइनस N1 बन गया, M1 V1 स्क्वायर बाई रो। अब बताएं V1 कौन सा है, वही है ना जो वेलोसिटी है V1 की, ठीक है। और N1 किसके बराबर हो जाएगा, W1 cos बीटा, देखें ना इसमें से ये माइनस हो गया, माइनस M1 V1 स्क्वायर। तो यहाँ से N1 किसके बराबर हो गया, M1 और G cos बीटा माइनस V1 स्क्वायर बाई रो, इक्वेशन ए आ गई। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी और N1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, मैस M1 का नॉर्मल रिएक्शन आ गया 2.0817। ओके सही है। अब पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 डैश इनटू इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन नंबर कौन सी थी, जो 3 डैश थी ना, याद करो जो मैंने M2 के लिए लिखी थी, वहां से जो है वो कहता है कि टेंशन टी को पुट करना इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, ये वाली, ये देखें इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो क्या बनेगा, एम जी साइन बीटा, चेक करें ना, एम जी M1 जी साइन बीटा और माइनस टी, उधर से टी की वैल्यू पुट करें तो टी की वैल्यू वहां पे थी M2A2 प्लस जी बाई 2 था और ये 2M1A2 था। तो इसके अंदर 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो 2M1 जी साइन बीटा माइनस M2A2 जी। ये आप इस तरह लिखते जाएं, आपको बड़ी आसानी होगी। आप अभी कोई वैल्यूज ना पुट करें ताकि आपको कैलकुलेशन में जो है ना वो आसानी हो। आपकी नोटेशन तो सेम ही होती हैं, जो कि नंबर होते रहते हैं चेंज। तो आप एग्जाम में भी आदत बना लें कि ऐसी तरह नोटेशन में यूज करते जाएं। नोटेशन का फायदा ये होता है कि नंबर लिखने में कभी गलती हो जाती है। नोटेशन अब जी तो इसी तरह लिखा जाना है ना, तो 954 वो होते हैं डिफरेंट, उनकी शेप्स होती हैं, तो इस वजह से वो गलती कर बैठते हैं आप। तो आप नोटेशन यूज करते जाएं, एंड पे जो है ना वो जाके वैल्यू पुट करें एंड पे। तो देखिए 2M1 जी साइन बीटा माइनस M2A2 प्लस जी, और इधर किया तो 4M1A2 आ गया। ये आगे जो है वो एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड किया, ये सारा कुछ आगे मैनिपुलेशन की, तो इस तरफ लाए तो ये आ जाएगा A2 4M1 प्लस M2 और इधर आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये चलता जा रहा है, चेक करें, सिर्फ मैनिपुलेशन हो रही है और कुछ भी नहीं। यहाँ से हमारे पास जो A2 आ गया, नहीं एक्सेलेशन आ गया है किसका, जो A2 आ गया है वो आ गया है जी G2M1 साइन बीटा माइनस जो है वो M2, और ये आ जाएगा 4M1 प्लस M2, ठीक है ना। इसके अंदर ये वैल्यू, अब देखें ये मैंने सारा कुछ जो है वो आपके लिए एडिटिंग की थी ना, जाके थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 9.81 और 2M1 हमें पता है, और आगे साइन बीटा 30 है, सही है, और इसी तरह ये M2.6 है, ये बाद में देख लेना, सही है ना। इसमें ये पुट किया, मजे की बात देखें कि -1.962 डिवाइडेड बाई 2.2 ये आंसर आ जाता है। A2 की वैल्यू कितनी आई है, -0.8918। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको क्या पता चला कि जो A2 आया है, यानी A2 असल में क्या था, वो मैस M2 का एक्सेलेरेशन था। इसका मतलब है कि ये जो मैस M2 है ये मूव तो ऊपर कर रहा था, मैस M2 जो है वो क्या है, वो मूव ऊपर कर रहा है लेकिन स्लो हो रहा था, तो इस वजह से इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड्स आया, तो वो नेगेटिव आ गया। अगर जो वो फास्ट हो रहा होता तो ये आ जाता पॉजिटिव। तो नेगेटिव शोज द ब्लॉक M2 इज मूविंग अप बट डिसेलरेटिंग, सही है ना। नेगेटिव जो है वो शोज ये कर रहा है कि ब्लॉक M2 मूव तो ऊपर ही कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी उसकी ऊपर है, लेकिन वो क्या है, वो स्लो स्लो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अब मुझे बताएं A1T किसके बराबर है, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि एक्सेलेरेशन ऑफ M1 फाइंड करना है। तो ये देखें जी M1 यानी A1T किसके बराबर हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और ये आ जाएगा -1.7836। तो ये भी नेगेटिव आ गया। अच्छा इसमें नेगेटिव आपने लिखना है, इसमें आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि आंसर इधर से अलजेब्रिकली नेगेटिव आया तो इधर नेगेटिव ही लिखना है, ये ना कि आप इसको भी पॉजिटिव लिख दें, सही है। तो ये आ जाएगा -1.7836, 4 डेसिमल तक लिखा है। अब यहाँ से भी क्या पता चलता है, जल्दी मुझे बताएं कि आपकी जो टी एक्सिस था, जल्दी बताएं, ये जो टी एक्सिस था वो आपका इस तरफ पॉजिटिव था ना, इस तरफ, तो आपका ये भी नेगेटिव आया है। तो इसका मतलब है आपको ये पता चल गया कि इसका भी जो एक्सेलेरेशन है वो अप द प्लेन है। ये आपके लिए सबसे अहम बात है कि एक्सेलेरेशन अब साफ जरा, जब वो स्लो स्लो हो रहा था तो एक्सेलेरेशन की उसी डायरेक्शन में वो, यानी उसका एक्सेलेरेशन नीचे था तो इसका एक्सेलेरेशन अब ऊपर हो जाना है, सही है ना। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, यानी जल्दी बताओ। ये देखें ये आंसर कितना आ गया, -1.7836, और आंसर हमारा इधर कितना दिया हुआ है, यहाँ से भी मैं देख लूँ ना,
देखें जी, देखें, ये देखें जी, भला प्रॉब्लम कौन सा था यार, ये देखें A1 कितना है 1.784, सही है ना, मैंने जानबूझ के जो है वो डेसिमल ज्यादा लिखे हैं 1.7836, तो 65 से ज्यादा है तो इसको 1.784 लिख सकते हैं। और अप द प्लेन कैसे आया, अप द प्लेन कैसे कि एक्सेलेरेशन अप द प्लेन इसी वजह से कि जो कि नेगेटिव आया है तो एक्सेलेरेशन उधर जो है वो m2 का डाउनवर्ड्स है तो इसका फिर ऊपर ही होगा। तो अब आगे टेंशन निकालना है, बस ये मुश्किल काम था। अब आपने आगे निकालना है टेंशन, तो टेंशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से हमें पता है कि वो टी एस के बराबर था m2 के, हमें वैल्यू पुट करेंगे माइनस के साथ, यहाँ पे गलती नहीं करनी कि आप फिर इसको पॉजिटिव ले लो, जो आंसर आया है अल्जेब्रिकली इक्वेशन से आपने वही लिखना है, सिर्फ केबल कांस्टेंट के अंदर आपने वो आप पॉजिटिव लिख सकते हैं रिलेशन के लिए, लेकिन जब आप आगे इक्वेशन अलजेब्रिकली कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो फिर आपने नेगेटिव को नेगेटिव ही लिखना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही लिखना है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। देखें A2 माइनस 0.81 था, 9.81 था, 2 पे डिवाइड किया 2.675, ये आंसर आ गया है। आप चेक करें आपका भी आंसर एग्जैक्ट है या नहीं, ये देख लें, ये आ गया। अब आगे ये मैक्सिमम स्पीड आगे निकालनी है किसकी, फाइंड स्पीड करनी थी, आपने फाइंड करनी थी व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्पीड, तो ये तो काम बड़ा आसान हो गया। आपने मैक्सिमम स्पीड ऑफ m2 विल बी, यानी m2 की मैक्सिमम स्पीड विच विल मेक m1 स्पीड सच दैट, यानी विच विल मेक द m1 स्पीड, यानी जो मैस m1 की स्पीड को सच दैट टू जस्ट लूज द कंटेक्ट विद द सरफेस, के वो कंटेक्ट के साथ सरफेस के साथ जस्ट कंटेक्ट जो है ना वो लॉस करे। तो फ्रॉम इक्वेशन ए से क्या है, इक्वेशन ए कौन सी मैंने बनाई है पहले मैं आपको ऊपर समझा दूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए अगर मैंने ये देखें इक्वेशन नंबर ए ये मैंने लिखी है, ये थी m1 वाली। अब इसके अंदर n1 जीरो पुट कर देना है, जो कि लॉस ऑफ कंटेक्ट के लिए n1 हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से आपने इक्वेशन नंबर ए से आपने देखें, ये देखिए n1 जीरो पुट किया तो m1 जी कॉस बीटा माइनस v1 स्क्वायर बाई रो, m1 जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब है जी कॉस बीटा माइनस v1 स्क्वायर बाई रो जीरो के बराबर हो गया। यहाँ से हमने v1 निकाला तो वो आ जाएगा भला कैसे, रो जी कॉस बीटा, ये देखो जी रो का भी पता है, जी का भी पता है और कॉस बीटा का भी पता है, तो 3.85 आ गया v1, सही है, ये आ गया v1। और आपको चाहिए भला क्या v2, मैस m2 की स्पीड तो v1 के बराबर था, 2v2 के बराबर था ना, तो v1 पे डिवाइड कर दिया तो 1.928 आ गया। लें यार आंसर चेक करें, सही है ना, आप कहेंगे ये देखें एग्जैक्ट आया है या नहीं, कैसा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था और आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब आपके लिए 1-2 मिनट है कि आप इस पे क्वेश्चन कर लें, मैं कोई नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 प्रॉब्लम बस करता हूँ, मैं जल्दी आपको जो है ना वो रिलीव कर देता हूँ, लेकिन आप इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, ठीक है ना। अभी हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, बस आप ये प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ आया है या नहीं आया, इसमें कोई मैंने देखें आपके लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन सोल्यूशन बनाया है, इसके अंदर सारा रफ वर्क जो है वो मैंने सारा डिलीट कर दिया था। और ये देखिए आपको ये क्लिपिंग से भी पता चल रहा होगा कि इसमें बहुत सारी जो है वो मैंने एडिटिंग फिर बाद में की है पेज पे जाके। हाँ जी कोई क्वेश्चन है तो बता दो जल्दी। नहीं बताना, हेलो, एनी क्वेश्चन, चले जी आप नहीं बताना चाहते इसका मतलब है आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अब आगे चलते जाएं, ये साथ मैंने 69 भी कर दिया, ये प्रॉब्लम भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको हैं तो आसान से, लेकिन आपको ये तंग करेंगे तो इस वजह से मैंने जो है वो इनको कर दिया है। ये प्रॉब्लम एक मैं करवाता हूँ बड़ा आसान सा इंटरेस्टिंग सा है, ये प्रॉब्लम मैंने किया है 3/69, ये भी स्पेस का प्रॉब्लम है, आसान सा है बिल्कुल आसान है, तवज्जो रहे। प्रॉब्लम मैं पढ़ दूं, वो कहता है कि अ हॉलो ट्यूब असेंबली, ये देखिए अ हॉलो ट्यूब असेंबली रोटेट्स अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, इस तरह रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा थीटा डॉट 4 रेडियन पर सेकंड एंड ओमेगा थीटा डॉट डबल डॉट -2 रेडियन पर सेकंड। अ स्मॉल 0.2 किलोग्राम स्लाइडर पी ये मूव्स,
ठीक है ना, इनसाइड द हॉरिजॉन्टल ट्यूब पोर्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्ट्रिंग, अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्ट्रिंग। ये देखें इससे तरफ पुल्ली लगी हुई है तो इससे वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इनसाइड द हॉरिजॉन्टल ट्यूब अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्ट्रिंग विच पासेस आउट द बॉटम ऑफ द असेंबली। इफ r इज इक्वल टू 0.8, r डॉट क्या है -0.2 मीटर पर सेकेंड, r डबल डॉट है 4, और डिटरमिन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स F थीटा। हॉरिजॉन्टल फोर्स F थीटा कैसे फाइंड करनी है इन द स्लाइडर बाय द ट्यूब। बात आसान सी है, ये देखें डायग्राम बनाई तो आप देखें ये n नीचे की तरफ होना है और वेट n अप होना है और वेट होना नीचे की तरफ। एक्सिस कैसे बनाया, ये हमारा बन गया ई आर और ये बन गया ई थीटा, ये डिस्टेंस रेडियस आर बन गया और ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। सही है, यहाँ से हमने टी एफ थीटा किस तरफ आ जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा। सही है, यानी आपने फोर्सेस कौन सी फाइंड करने की, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी है, वो फोर्स है, मेरी बात सुन लें, जो कि ये साथ जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन नहीं आना, जो कि हॉरिजॉन्टल आना है, उसका नाम उसने एफ थीटा रखा हुआ है। सुन लें, एफ थीटा असल में क्या है कि जो रिएक्शन आना है ना ट्यूब, अगर फॉर एग्जांपल इस तरफ लगते हैं और ये भी एज्यूम्ड है, बात सुन लें, अभी इसका हमें कंफर्म भी पता नहीं कि हो सकता है ये परली डायरेक्शन भी उस तरफ हो, तो हमें अभी हमने पॉजिटिव थीटा में लगा दिया, आंसर चेक करेंगे, अगर आंसर एफ थीटा का आ जाता है नेगेटिव तो इसका मतलब है हमारी एज्यूम डायरेक्शन एफ थीटा की गलत है, अब वो दूसरी तरफ लगना है। तो ये हमें अभी एज्यूम लगाया है, एन कन्फर्म है, डब्ल्यू भी कन्फर्म है, और ये जो टी है ये भी कन्फर्म है। टी की डायरेक्शन एज्यूम्ड नहीं है, टी कन्फर्म है, क्योंकि टी हमेशा जो है वो साफ इसको इधर खींच रहा है तो वो इस तरफ ही होगा। लेकिन ये कैसे किया, समेशन ऑफ एफ आर किया है, रेडियल डायरेक्शन में सम किया तो ये आ जाएगा माइनस टी। ये देखें माइनस टी आना है ना, क्योंकि आपका आर इस तरफ पॉजिटिव है तो माइनस टी आ गया। आगे आ जाएगा एम आर स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, 2 पुट किया, आर आर डबल डॉट क्या है वो 4 के बराबर है, और इधर है आर 0.8 के बराबर है, और थीटा डॉट क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा 4। ये आंसर दिए हुए चेक करें ना, ये सारे दिए हुए हैं, थीटा डॉट 4 के बराबर है, रेडियन में है तो ये टी की वैल्यू आ गई 1.76, चेक करें सही है या नहीं आंसर। ठीक है, 3.69 का आंसर चेक करें यार, ये देखें टी 1.76 आ गया एग्जैक्ट, ओके हो गया। बात असल में ना थोड़ा समझने की होती है, मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। एम एफ थीटा करें तो एफ थीटा किसके बराबर हो गया, चेक करें, वो आ जाता है एम इज इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट, और ये तो आर भी दिया हुआ है, और थीटा डबल डॉट क्या है नेगेटिव है, थीटा डबल डॉट उसने खुद दिया हुआ है आंसर में, प्रॉब्लम में नेगेटिव है, और ये किया तो एफ थीटा डॉट आ गया -3.52। सही है ना, तो आपको क्या पता चला कि नेगेटिव शोज एज्यूम डायरेक्शन ऑफ एफ थीटा मस्ट बी रिवर्स टू करेक्ट इट। तो एफ थीटा की वैल्यू है 3.52, और ये डायरेक्शन मैंने इस तरफ बताई है, ये देखें ये मैंने खुद बता दिया है, यानी वो इसकी बजाय इस तरफ ऐसे लगनी थी, तो इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन ये परली तरफ जो है ना वो यानी वो लग रहा है इस सेंट्रिक फोर्स की वजह से, और ये अंदर आने की वजह से, और उधर से नॉर्मल रिएक्शन जो ट्यूब का है वो इसको इस तरफ मिल रहा है, ये एक्शन परली तरफ लगा रही है जो स्लाइडर है, और वो इसको इस तरह बता रहा है। जल्दी करें यार, क्वेश्चन के साथ आप तेज बने ना, फास्ट फास्ट क्वेश्चन करें, शाबाश। मैंने आपकी बस जो है वो काम जो है ना वो ख़त्म करने लगा, बाकी प्रॉब्लम आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ, लास्ट एंड द लीस्ट, वो बट नॉट द लीस्ट, 3/70। ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट करवाने लगा हूँ और फिर मैं आपको जो है ना वो रिलीव करने लगा हूँ, क्योंकि मैं ये समझा दूँ तो इससे आगे आपको आसानी हो जाएगी। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मुझे पढ़ने देना, तवज्जो रहे, वो कहता है द स्लॉटेड आर्म ओ ए, द स्लॉटेड आर्म ओ ए, ये देखें ये स्लॉटेड आर्म है, ओ ए रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस थ्रू ओ, ये ओ के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, लेकिन ये स्लाइडर के साथ ये पिन लगी जो स्लॉट के अंदर इस तरह स्लाइड करेगी। यकीन माने ये जो प्रॉब्लम कर रहा हूँ ये आप मैकेनिसा मशीन में भी आपको समझ नहीं आने, ये वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है ना, वेलोसिटीज वगैरह फाइंड करने के जो ये मैकेनिज्म वाले होते हैं, तो बहुत लंबी लंबी डेरिवेशंस होती हैं, तो अभी से आप बेस बना लें, आपको आगे फ़ायदा होगा। जो आपने पढ़ना है ना थ्योरी ऑफ मशीन्स, उसके अंदर ऐसे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं जिनके अंदर आपने यही काम करना होता है, तो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। The slotted arm OA rotates about a fixed
जो है वो स्लॉट, तो एट द इंस्टेंट अंडर कंसिडरेशन थीटा कितना है 30 डिग्री है, थीटा डॉट 45 डिग्री है और थीटा डबल डॉट क्या है 20 डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। डिटरमिन द फोर्सेस अप्लाइड बाय बोथ द आर्म OA and the sides of the slot to the 2.2 kilogram slider B. Neglect all friction and let L is equal to 0.6 meter did the motion occur in a vertical plane. बात आसान सी है, सही है ना। आपने उसी तरह आर थीटा सिस्टम का प्रॉब्लम है, किया कैसे है वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखें जी, थीटा डॉट 30, थीटा डॉट जो है वो थीटा 30 डिग्री, थीटा डॉट 45 डिग्री पर सेकंड। आपने हर एक को याद रखें रेडियन में कन्वर्ट करना है जब पुट करना है। कैसे किया, ये देखिए, ये हमारा ER बन गया, ये बन गया E थीटा, ये परपेंडिकुलर है इस तरफ, सही है ना। ये नीचे ये जो थीटा बन गया, ये हमने क्या किया कि ये इसका जो वर्टिकल है ना वो कंपोनेंट हमने इसको Y लिख लिया, उसका नाम क्या लिख लिया, Y। अब हॉरिजॉन्टल L है, तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहले हम R निकालते हैं, तो R किसके बराबर हो जाएगा, R क्या है, ये है, ये आपका, ये जो मेरी बात सुने ना, ये जो लेंथ आ रही है ना, ये है आपकी R, सॉरी यार ये जो है वो, ये मैं इसको सही थोड़ा सा बना दूं, ये देखिए ये जो है वो क्या है, ये R है। तो अब आप बताएं R किसके बराबर हो जाएगा, अगर आपको L का पता है तो R क्या है, वो L बाई cos 30 बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि cos 30 किसके बराबर होता है, वो होता है बेस बाई जो है वो ये मतलब है उसका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.6 बाई cos 30, ओके जी। तो ये आ जाएगा L बाई cos 30.6, तो यहाँ से Y किसके बराबर आ जाएगा, Y आ जाएगा L बाई L tan 30, तो 0.6 tan 30 ये आ जाएगा, ये वैल्यूज वैसे निकाल लेंगे। अब आ जाएंगे ये आगे, इसकी डायग्राम पढ़ें। डायग्राम में ये है कि देखिए मेरी बात सुने कि स्लॉट पर जो है वो जब लगा हुआ है तो एक तो स्लॉट का नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब आपने एक बात में कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस तरफ से भी हो सकता है उस तरफ से भी हो सकता है, डबल होने हैं। तो आपने सिर्फ एक पेयर लेना है रिएक्शन का, स्लॉट के अंदर भी एक्शन दोनों तरफ से होने हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक लेना है। मैंने एज्यूम किया कि N1 इस तरफ है, ये देखें आपकी मर्जी, आप इस तरफ लगा दें, ये दोनों एज्यूम्ड है। N1 एज्यूम्ड है, वो क्या है, स्लॉट की वजह से है, और NOA क्या है, वो लिंक OA की वजह से स्लॉट पे है, तो वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। और क्योंकि देखो जो रिएक्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन वो स्लॉट की सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, और जो स्लाइडर पे है वो स्लॉट का वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये रिएक्शन बनेगी, फिर वेट डाउनवर्ड्स बन जाएगा, और एक्सेलेरेशन जो एब्सोल्यूट बनेगा वो इस स्लाइडर का ऊपर की तरफ है, और वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ बनेगी। आप जल्दी बताएं कि मुझे ये डायग्राम आपको समझ आई है, यानी ये एंगल भी मैंने सारे शो कर दिए हैं। अब इस डायग्राम को 1 मिनट देखें और जल्दी बताएं, फिर मैंने आगे चलना है। जब तक आपको ये दो डायग्राम समझ ना आए ना तब तक मैंने आगे नहीं चलना। आप चैट में टाइप करेंगे तो आप मुझे बताएंगे, फिर हमारे आगे चलना है। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाना है, ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद आपने कोई प्रॉब्लम नहीं करना, बाकी आप खुद करेंगे। बाकी मैं आपको सोल्यूशन काफ़ी सारे कर दिए आगे प्रॉब्लम, जल्दी बताएं। ये डायग्राम आप 1 मिनट में देखें और बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं। एवरीबॉडी, सर दोबारा समझा दें, ले भाई ये तो आपने जो है ना वो आसान ही कहा कि मैंने कहा 1 मिनट लेके इसको समझो, आपने कहा दोबारा समझा दें, फिर आप कहेंगे दोबारा समझा दूं। देखो मैंने तो समझा दी है, मैंने कहा कि ER ये आ जाएगा। और अब प्रॉब्लम की अगर आप देखो ना एक्चुअल डायग्राम, अब आप मुझे बताएं कि ये जो स्लाइडर है तो इस पर देखे ना नॉर्मल रिएक्शन जो कि इस तरफ आ सकता है स्लाइडर की वजह से,